Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 12th Financial Market Management and Unit 1 का part 7 आज हम continue करेंगे. Question in front of you is why separate bank account is needed for clients and brokers. यानी clients और brokers का separate bank account क्यों होना चाहिए. तो जो trading members है राइट उनको सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है क्लाइंट के फंड्स के लिए और अपने फंड्स के लिए. देयर शुड बी सेपरेट बैंक अकाउंट. राइट, क्लाइंट फंड्स का मतलब जो पैसा क्लाइंट को बिलोंग करता है. ओन फंड्स मतलब जो मनी ट्रेडिंग मेंबर की है. सो रूल्स क्या है ट्रांजेक्शन के. क्लाइंट फंड सिर्फ यूज हो सकते हैं क्लाइंट रिलेटेड ऑब्लिगेशंस. राइट, क्लाइंट का अगर जैसे पे करना है फॉर दिस क्लियरिंग अकाउंट तो क्लाइंट के फंड्स यूज होंगे क्लाइंट की ऑब्लिगेशंस के लिए. सिमिलरली फंड पे आउट टू क्लाइंट्स कम फ्रॉम द क्लाइंट अकाउंट. यानी तब ट्रेडिंग मेंबर के अकाउंट से नहीं होगा. अगर जो भी फंड्स पे करने हैं क्लाइंट्स को तो वो क्लाइंट के अकाउंट से ही होंगे, क्लाइंट के अकाउंट में ही होंगे, ट्रेडिंग मेंबर के अकाउंट में नहीं होंगे. ट्रेडिंग मेंबर्स का अपना जो अपनी ट्रेडिंग है राइट वो कैन नॉट यूज क्लाइंट फंड्स. तो ट्रेडिंग मेंबर जो है क्लाइंट फंड यूज नहीं होता. तो दोनों के सेपरेट फंड्स होते हैं, सेपरेट अकाउंट होते हैं बैंक अकाउंट. और जो क्लाइंट का फंड्स होते हैं वो क्लाइंट के लिए ही, क्लाइंट की ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है, ना कि फॉर ट्रेडिंग मेंबर. राइट, तो पर्पस क्या है, क्लाइंट मनी को प्रोटेक्ट करना और प्रिवेंट मिस यूज बाय द ट्रेडिंग मेंबर. नाउ व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ डीमैट बेनिफिशियरी अकाउंट. सो ट्रेडिंग मेंबर जो है he has to maintain separate डीमैट अकाउंट क्लाइंट की सिक्योरिटीज के लिए राइट एंड फॉर ओन सिक्योरिटीज. तो कोई भी जो ट्रेडिंग मेंबर की ट्रांजेक्शन है वो क्लाइंट के अकाउंट को यूज करके नहीं होनी चाहिए. ट्रेडिंग मेंबर जो है ही मस्ट ओपन सेपरेट बेनिफिशियरी अकाउंट फॉर द क्लाइंट सिक्योरिटीज. राइट, ट्रेडिंग मेंबर जो है चाहे वो एक ही कंसोलिडेटेड अकाउंट मेंटेन कर सकता है सारे क्लाइंट्स के लिए या सेपरेट अकाउंट फॉर ईच क्लाइंट ही कैन आल्सो मेंटेन. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ सब ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप. तो सब ब्रोकर क्लाइंट रिलेशनशिप में देयर इज अ ट्राई पार्टी एग्रीमेंट. और ये एग्रीमेंट कौन साइन करता है, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट. पर्पस क्या है कि तीनों पार्टीज जो अभी मैंने ऊपर बोली है, सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, क्लाइंट, इनकी क्लियरली राइट्स ऑब्लिगेशंस जो हैं वो प्रॉपरली डिफाइंड हो. राइट, एंड क्लाइंट और स्टॉक ब्रोकर जो है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिस एग्रीमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दैट प्राइवेसी. देन सेपरेट एग्रीमेंट फॉर ईच एक्सचेंज where the sub broker operates. So there should be separate agreement हर exchange के लिए जहाँ पे सब broker ऑपरेट कर रहा है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है सब ब्रोकर की. सब ब्रोकर जो है क्लाइंट के ग्रीवियंसेस, कंप्लेंट्स को हैंडल करता है, हेल्प करता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, रिकंसाइल करता है अकाउंट्स क्वार्टरली. राइट, नाउ व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, हु इशूज कॉन्ट्रैक्ट नोट. तो सिर्फ स्टॉक ब्रोकर जो है वो ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर सकता है. कॉन्ट्रैक्ट नोट मैंने आपको बताया था अभी पहले लास्ट वीडियो में, कंफर्मेशन मैसेज है ट्रेड का जो क्लाइंट को रिसीव होता है. राइट, सो स्टॉक ब्रोकर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है क्लाइंट को. एंड रोल क्या है सब ब्रोकर का, रोल ये है कि सब ब्रोकर सिर्फ क्लाइंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है इन रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट फ्रॉम द सब ब्रोकर, फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर सॉरी. तो स्टॉक ब्रोकर अभी मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करता है. तो सब ब्रोकर का क्या काम है कि स्टॉक ब्रोकर से ये कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव करवाना क्लाइंट को. एंड सब ब्रोकर जो है वो खुद कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं कर सकता. नाउ व्हाट आर सिक्योरिटीज और फंड्स. सो जितनी भी पेमेंट है या फिर डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज है ये होती है बिटवीन दी स्टॉक ब्रोकर एंड क्लाइंट. सब ब्रोकर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है. सब ब्रोकर जो है वो सिर्फ एक मिडलमैन या एजेंट की तरह काम करता है जो क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है क्लाइंट की. राइट, बट ही कैन नॉट, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन पेमेंट एंड डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज. सिर्फ स्टॉक ब्रोकर है, ही इज इन्वॉल्व
सब ब्रोकर इज नॉट इन्वॉल्व. व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टर सर्विस सेल? सो इन्वेस्टर सर्विस सेल जो है इन्वेस्टर की कंप्लेंट्स को हैंडल करता है, डील करता है. कोई भी कंप्लेंट हो, चाहे वो क्लेम से रिलेटेड हो, डिस्प्यूट्स हो या कोई भी इश्यूज हो, इट इज हैंडल्ड बाय इन्वेस्टर सर्विस सेल. देन इन्वेस्टर सर्विस सेल जो है ये कंप्लेंट इन्वेस्टर की आगे फॉरवर्ड करता है ट्रेडिंग मेंबर को फॉर रेजोल्यूशन. फॉलो अप भी करता है कि कंप्लेंट जो है क्विकली एड्रेस हो सके. राइट, अगर कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है तो फिर इन्वेस्टर सर्विस सेल व्हाट इट विल डू, तो ये इन्वेस्टर को एडवाइस करता है टू अप्रोच द आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन प्रोवाइड्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. वो दूसरा तरीका बताती है जिससे डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए. तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनको ये आर्बिट्रेशन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डिस्प्यूट जो है फाइल करना होता है. लेकिन इसमें कौन सा टाइम पीरियड एक्सक्लूड होता है? जो इन्वेस्टर सर्विस सेल ने स्पेंड किया है टाइम इन हैंडलिंग द कंप्लेंट, दैट टाइम इज एक्सक्लूडेड. What are the features of code of advertising? So trading members को code of advertising जो है वो code follow करना है and this code is issued by the exchange ताकि ये ensure किया जा सके कि जितनी भी advertisements है वो accurate है, fair है और misleading नहीं है. तो prior approval exchange की चाहिए before publishing. अगर non compliance होती है तो disciplinary action it can lead to. What count as an advertisement? So कोई भी communication जिससे इन्वेस्टर की डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो सके उसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. राइट, तो कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो, ब्रोशर्स, पैम्फलेट्स, जिसको पढ़ के इन्वेस्टर डिसीजन लेता है तो इट कम्स अंडर एडवर्टाइजमेंट. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे एसएमएस, ईमेल एक्सेट्रा. ऑडियो विजुअल मीडिया जैसे टीवी, रेडियो. पब्लिक इवेंट्स जैसे वर्कशॉप, पब्लिक स्पीकिंग, अदर फॉर्म्स, साइन एक्सेट्रा. व्हाट मस्ट एडवर्टाइजमेंट कंटेन? तो एडवर्टाइजमेंट में क्या मेंशन होना चाहिए? ब्रोकर की आइडेंटिफिकेशन, स्टॉक ब्रोकर का नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टॉक ब्रोकर की आईडी, लोगो ऑफ द ब्रोकर इफ एनी. एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, तो इन्फॉर्मेशन जो भी एडवर्टाइजमेंट में बता रहे हैं वो ट्रू होनी चाहिए, क्लियर, फेयर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. स्टैंडर्ड वार्निंग, इट मस्ट इंक्लूड एग्जैक्ट वार्निंग. जैसे यहाँ पे देखो ये एक एग्जांपल दिया है कि इन्वेस्टमेंट अगर सिक्योरिटी मार्केट्स में हो रही है तो ये वार्निंग है कि दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. सो रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. तो इस तरह की वार्निंग भी मेंशन होनी चाहिए. फॉन्ट साइज मिनिमम 10 होना चाहिए. ऑडियो विजुअल के लिए विजुअली और ऑडिबली जो है काफी ऑडिबली रीड होनी चाहिए, अलाउड. राइट, देन एसएमएस पॉपअप मैसेज एड्स इफ ब्रोकर डिटेल्स आर नॉट मेंशन. अगर ब्रोकर की जो अभी हमने ऊपर डिटेल्स बताई थी ना, सेबी रजिस्ट्रेशन, नेम, ऑफिस एड्रेस, लोगो एक्सेट्रा, अगर वो मेंशन नहीं है तो वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड होना चाहिए. राइट, और वेबसाइट में सारी डिटेल्स होनी चाहिए. और एडवर्टाइजमेंट मेंशंस म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, तो रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन नंबर भी इंक्लूड होना चाहिए. और अगर ट्रेडिंग मेंबर इज द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर तो इट क्लियरली स्टेट दिस फैक्ट इन अ डिस्क्लेमर. स्पेसिफिक सिक्योरिटीज, इफ एनी स्पेसिफिक सिक्योरिटी इज शोन, तो ये डिस्क्लेमर होना चाहिए कि सिक्योरिटी कोटेड आर एग्जाम्पलरी एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी. मतलब ये एग्जाम्पल के लिए दी हुई है, ये कोई हम फोर्स नहीं कर रहे, आपको सजेस्ट नहीं कर रहे कि आप यही वाली सिक्योरिटीज लीजिए. ऐसा प्रॉपर डिस्क्लेमर होना चाहिए. ब्रोकरेज स्कीम्स, इन अगर एडवर्टाइजमेंट मेंशन प्रीपेड ब्रोकरेज स्कीम्स तो इट मस्ट फॉलो एक्सचेंज सर्कुलर. राइट, अगर ब्रोकरेज रेट्स मेंशन्ड है तो ये डिस्क्लेमर भी होना चाहिए कि ब्रोकरेज विल नॉट एक्सीड सेबी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. नाउ व्हाट एडवर्टाइजमेंट शैल नॉट कंटेन? तो जो प्रोहिबिटेड कंटेंट है it should not be mentioned in the advertisement. कोई भी illegal unwarranted content है, राइट, जिसमें प्रोमिसेस अनजस्टिफाइड है या कोई भी चीज जो लॉ ने प्रोहिबिट की है वो इट शुड नॉट बी मेंशन्ड इन दी एडवर्टाइजमेंट. फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. राइट, स्टेटमेंट दैट मिसलेड बाय ओमिशन
ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वेस्टर एक्सपीरियंस, तो वो कंटेंट जो आप डिज़ाइन कर रहे हो ताकि आप इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट कर सको बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ नॉलेज, इट शुड नॉट बी देयर। एग्जैजरेटेड स्लोगन्स नहीं होने चाहिए, राइट। एंड एश्योर्ड और गारंटेड रिटर्न्स, यानी कोई भी ऐसा प्रोमिसेस नहीं होना चाहिए जो इन्वेस्टर को फिक्स्ड रिटर्न या एश्योर्ड रिटर्न प्रॉमिस कर रहा है। Discrediting competitors or other brokers. So ad जो है it must not unfairly discredit और criticize other brokers, यानी ऐसी एड ये नहीं होनी चाहिए जो किसी और ब्रोकर के बारे में और दूसरे ब्रोकर के को क्रिटिसाइज कर रही हो, राइट। तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आर प्रोहिबिटेड। परफॉर्मेंस क्लेम विदाउट डिस्क्लोजर, तो जो भी ब्रोकर की परफॉर्मेंस है, अगर ब्रोकर क्लेम कर रहा है कि मैंने ये किया है एंड दिस इज माय रिजल्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय द प्रॉपर फैक्ट्स, राइट। सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए एंड disclaimers must be same font size. Superlative without independent verification, तो टर्म्स जैसे आप यूज करते हो बेस्ट, नंबर वन, मार्केट लीडर, आप यूज नहीं कर सकते ऐसी टर्म एडवर्टाइजमेंट में अनलेस एंड अनटिल इट इज सर्टिफाइड बाय इंडिपेंडेंट एंटिटी। Prohibited trading recommendations, ad cannot mention buy today sell tomorrow or acquire today sell tomorrow strategies as per NSE circular. Compliance and other requirements, so prior approval all advertisement जो है वो आपको पहले exchange को submit करनी है for approval। उससे पहले जब तक जो exchange approval नहीं देता तब तक आप उसको publish नहीं करा सकते। फिर advertisement cannot feature celebrities, use of statistics, तो आपको अपने advertisement में you have to tell the source of the statistical information, right। चार्ट ग्राफ्स यूज, तो आपको सोर्स बताना है, डेट बतानी है। सस्पेंशन और रेगुलेटरी एक्शन, अगर ट्रेडिंग मेंबर सस्पेंड हुआ है बाय द एक्सचेंज तो वो कोई एडवर्टाइजमेंट इशू नहीं कर सकते ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। इफ रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड by any body other than exchange, तो exchange may direct the trading member to refrain from advertising for a specific period, यानी अगर जो ट्रेडिंग मेंबर को exchange के सिवा किसी और बॉडी ने जो है इफ रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड, अगर कोई भी ट्रेडिंग मेंबर के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है नॉट बाय द एक्सचेंज बट बाय सम अदर बॉडी, तो एक्सचेंज ट्रेडिंग मेंबर को इंस्ट्रक्शंस दे सकती है कि वो अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। प्रोहिबिशन ऑन गेम्स स्कीम्स कंपटीशन, सो कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें गेम्स को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स को प्रमोट किया जा रहा है एक्सेट्रा। एप्लीकेबिलिटी टू एसोसिएटेड एजेंसी, सो कोई भी इन्वेस्टमेंट या कंसल्टेंसी एजेंसीज है जो ट्रेडिंग मेंबर के साथ एसोसिएटेड है उसको भी ये सारे नॉर्म्स कंप्लाई करने हैं। एडवांस सबमिशन, कॉपी जो है एडवर्टाइजमेंट की सबमिटेड एटलीस्ट 7 days बिफोर द पब्लिकेशन। अंडरटेकिंग सबमिशन, along with the advertisement ट्रेडिंग मेंबर को एक अंडरटेकिंग भी देनी है एक्सचेंज को इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, और उसमें ये कंफर्म करना है कि जो ट्रेडिंग मेंबर है ही विल बी कंप्लाइंग विद ऑल द कोड ऑफ advertisement. So with this our unit 1 is over. In the next video I'll be coming up with unit 2. Till then stay tuned to my channel. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.